अब सिर्फ 6 महीने पहले आपने किसी के हाथ में संविधान देखा तो उसका नाम बताओ। कुछ लोगों ने अभी उठाया 2-3 महीने पहले, ठीक है। उनकी अब संविधान का कवर भी नहीं खोला बेचारों ने, उसके ऊपर जो टेप लगी वो भी नहीं हटाई। चंद्रशेखर नाराज हैं लग रहा है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सबसे। मेरा अखिलेश जी से कोई झगड़ा ही नहीं है ना। तो आप मानते हैं अखिलेश यादव बहुजन विरोधी हैं? प्लस सत्ता में वो है ही नहीं बेचारे। चंद्रशेखर ने मायावती की दलित पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया। बहुजन समाज पार्टी का विपक्ष नहीं, हम उनका विकल्प। आप ये मान के चल रहे हैं कि मायावती जी रिटायर कर गई, अब आप संभाल रहे हैं। आकाश भाई को बहुत जिम्मेदारियां यूपी की भी दे दी, तो अब उन्होंने अपने आप को जिम्मेदार दूर कर लिया ना। रिटायरमेंट किसे कहते हैं? आकाश आनंद को अब वापस फिर से सेकंड मैन वाला एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। क्या 40 दिन में हमारे छोटे भाई परिपक्व हो गए, जिनको अपरिपक्व कहकर निकाल दिया था आपने, सभी पदों से हटा दिया? क्या चंद्रशेखर भी कभी बीजेपी में जा सकते हैं? मैं चंद्रशेखर, जो लोकसभा का सदस्य मैं हूं शादाब। सड़क पर संघर्ष और फिर संसद का सफर। हमारे साथ चंद्रशेखर हैं, भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी बनी और अब नगीना से सांसद हैं, जीत कर आए हैं, नए नवेले सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी सोचा था कि संसद पहुंचेंगे, कोई टारगेट था ऐसा? व्यक्तिगत रूप से अपने लिए तो नहीं, लेकिन सोच तो बहुत कुछ रखा है। क्योंकि जब मैं जेल में था और निर्दोष होते मेरे ऊपर राशुका लगी बेल मिलने के बाद, तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ था कि सत्ता में कितनी ताकत है। और डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे नेता हैं, उन्होंने भी कहा पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर सकती है। आज हमारे लोग इस देश में परेशान हैं, तो उनके लिए सोचा है कि हमें पॉलिटिकल पावर अचीव करनी। ये एक पहला कदम है। मैंने जाके रास्ते खोलने का काम किया है और मेरे बाद बहुत सारे लोग पार्लियामेंट और असेंबली में आएंगे और अपने लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे और आज़ाद समाज पार्टी के जरिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में होगा। संसद में आप पहली बार गए होंगे, किसी भी मतलब इस तरह के पॉलिटिकल विधानसभा हो या लोकसभा हो, संसद पहली बार था, तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो समझना चाहते हैं, या मतलब वो क्या पहली बार आप उस जगह जा रहे हैं, लोगों का अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, तो वो क्या फीलिंग थी? अगर आप वो थोड़ा महसूस क्या किया आपने, एहसास? बेसिकली क्या है ना, वो एक बहुत ताकतवर जगह है। पार्लियामेंट हमारी देश की सर्वोच्च शक्ति है, तो वहाँ उस जगह पर जाना और वहाँ के जरिए आवाज़ उठाना, ये एक नया अनुभव है। सड़क पे हम अपनी बात को खड़े होकर बोलते हैं, कोई हमें नहीं रोकता, लेकिन वहाँ हमारी बात को रोकने टोकने वाले बहुत सारे लोग हैं और वहाँ हमको सीमाओं में बात रखनी है। क्योंकि अगर हम वहाँ बोलेंगे नहीं सदा अपने लोगों के हितों के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उन पे होने वाले जुर्म जाति पे, नगीना में जो परेशानी है, अगर उनके लिए हम बोल नहीं पाएंगे, हम चुने हुए प्रतिनिधि, तो फिर वो सरकार उनकी तरफ देखेगी कैसे? और जब सरकार उन मुद्दों पर देखेगी नहीं, विचार नहीं करेगी, तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? फिर तो हमारा आना ना आना बेकार हो जाएगा। आपने शपथ लिया, उसके बाद कुछ आपको किसी ने कुछ कहा था, संसद में हुआ क्या था वो? बेसिकली मैंने शपथ ली और मैंने शपथ के साथ बहुत सारे जो है स्लोगन जिनको मैं यूज करता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत की महान जनता की जय हो, सतगुरु रविदास जी अमर रहें। तो ये जब मैंने नारे लगाए तो किसी को चुभा, तो उन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष किया कि क्या पूरा भाषण ही पढ़ोगे? किसको चुभा? अब ये सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति होगा, मैंने देखा नहीं उसको, कोई सांसद ही रहेंगे, माने सांसद ही। तो मैंने उनसे कहा कि इसलिए तो हम लोग यहाँ आएंगे, अगर हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? पहले हम सड़कों पर बोलते थे, बहुत लंबा संघर्ष रहा सड़कों पे, अब सड़क से हम यहाँ आए तो यहाँ बोलेंगे, तो इसलिए तो आए। और हमारे लोगों ने भेजा में क्यों है? ये यहाँ गूंगे रहने के लिए थोड़ा है, यहाँ तो बोलने के लिए आए, तो इतनी जोर से बोलेंगे। मैंने कहा भी इनको कि कान बहरे हो जाएंगे उनके, जो हमारी आवाज़ों को नहीं सुनना चाहते। मतलब चंद्रशेखर अपना जो सड़क वाला तेवर संसद में दिखा रहे हैं, वो जो है, वो लोग अपेक्षा लगाए बैठे हैं कि चंद्रशेखर आजाद हमारे विषय पे भी बोलेंगे और जो जुल्म जाति यहाँ सरकारों द्वारा, चाहे सेंटर के स्टेट के हमारे साथ हो रही है, जो मुद्दे हमारे इन पर चर्चा नहीं हो रही, उन पर चर्चा कराएंगे और हमें हमारे हक दिलाएंगे। जब बार आप बात करते हैं हमारे लोग आप कहते हैं अक्सर, मैंने सुना है आपको और अभी भी आप हमारी बातों में कह रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि क्योंकि आपको एक दलित आइडेंटिटी और दलित पॉलिटिक्स से जोड़ के देखा जाता है, आपके विरोधी भी देखते हैं, आपके साथी भी देखते हैं, तमाम लोग आपको, बहुत लोग इस तरह देखते हैं, उनके अपने देखने के नज़रिया है। तो ये जो एक टर्म है कि आप दलित पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं या नज़रिया है, उसमें कहा जा रहा है कि आपने मतलब चंद्रशेखर ने मायावती की
दलित पॉलिटिक्स को हाईजैक कर लिया? देखिए, पहली बात तो बहन जी हमारे नेता हैं और सीनियर हैं, बहुत लंबे समय उन्होंने सेवा की है, मेरी तो बड़ी है, मैं हमेशा उनका सम्मान करता हूँ। अब जो उनका अधूरा काम है, देखो ऐसा होता है, एक लेगेसी चलती आती है, दादा जो काम कर जाते हैं, जो बाकी काम होता है वो उनका बेटा करता है, फिर उनके जो अधूरे काम है फिर उनका बेटा करता है, ये चलता रहता है। और परिवर्तन एक लंबी प्रक्रिया है, ये सतत चलती रहेगी। जो हमसे कुछ बच जाएगा वो हमारे बाद वाली पीढ़ी करेगी। जो बाबा साहब से बचा वो काशीराम साहब ने किया, जो काशीराम साहब से अधूरा कुछ रहा वो बहन जी ने किया, जो बहन जी से अधूरा रह गया वो हम लोग करेंगे, और हमारे बाद जो कुछ बच जाएगा वो, इस देश में भी सामाजिक असमानता है, अभी सामाजिक आर्थिक असमानता है, और फिर तमाम तरह से और जो है साधन संसाधन में हिस्सेदारी अभी लोगों की नहीं हुई। तो मैंने किसी की पॉलिटिक्स को हाईजैक नहीं किया। बेसिकली बहन जी सत्ता में नहीं है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा तो सत्ता में बैठे लोगों से है कि उनके जरिए मुझे उनसे अपने लोगों के अधिकार रक्षा करनी है, और जो संविधान सम्मत अधिकार है उनको अपने लोगों तक पहुंचाने, बिल लाके कानून बनवाने कि हमारे लोगों के बारे में सोचा जाए। अभी तक तो हम इंसान भी नहीं माने गए। इस देश में जो 80 करोड़ लोग जिनको राशन मिल रहा है वो कौन है? अगर आप सर्वे कराओगे तो SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए केवल जानवर थोड़ा कि रोटी के लिए पैदा हुए हैं। रोटी तो मेहनत करके बहुत लंबे में खा रहे हैं, लेकिन हमें इज्जत की जिंदगी तो मिलनी चाहिए। जो जाति के नाम पे जुल्म हो रहा है, घोड़ी पे बैठने पे, मूछे रखने पे, बारात निकालने पर, मटकी छूने पे जो हत्याएं हो रही हैं, थाने कचहरी से न्याय नहीं मिल रहा है, सुसाइड करना पड़ रहा है क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, हेल्थ सिस्टम बिल्कुल हमारे यहाँ बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए ये संविधान ने जब हमें बराबर के हक दिए तो हम सम्मान की जिंदगी चाहते हैं। जब आप ये हाईजैक की बात करते हैं कि हाईजैक नहीं कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि मैं मतलब उन्होंने किया, मायावती जी ने किया, अब आप करेंगे, तो ये इससे एक चीज़ निकल के आती है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि मायावती जी रिटायर कर गई, अब आप संभाल रहे हैं या संभालने के लिए आ रहे हैं? देखो, पहली बात तो हम बहुजन समाज पार्टी का विपक्ष नहीं है, हम उनका विकल्प है। दूसरी बात, अब समाज के ऑप्शन, समाज देख रहा है कौन क्या कर रहा है। उन्होंने मेरा काम भी देखा, मेरा रिजल्ट भी देखा, और समाज ने उनका रिजल्ट भी देखा। अब आप दूसरी बात जो आपने कही कि भाई आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये कह नहीं रहा, ये समाज कह रहा है। अब ये समाज कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो आपने सवाल किया, ये समाज कह रहा है आज के समय में। चंद्रशेखर आज़ाद को ताकत देनी है, चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ाना है, वो हमारी स्वतंत्र आवाज़ है, उसको मजबूत करना है। आपको क्या लगता है मायावती जी से कहाँ चूक हो गई जो उनका विकल्प आप में ढूंढना पड़ा? रिटायर हो गई है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ। इस बार जो है उन्होंने आकाश भाई को बहुत जिम्मेदारियां यूपी की भी दे दी, तो अब उन्होंने अपने आप को जिम्मेदारी दूर कर लिया ना। रिटायरमेंट किसे कहते हैं? कि जिम्मेदारी से पीछे हट जाना। अब जब उन्होंने बहुत सारी पावर आकाश को दे दी है, तो इसका मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पैर के पीछे खींच लिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्होंने तो स्वतः जो है स्वीकार कर लिया कि वो इसको नहीं कर सकती। जब आपने आकाश का नाम ले लिया है, आकाश आनंद का नाम लिया है, तो मैं एक सवाल ये है कि आकाश आनंद को जब फोर फ्रंट पे वो लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे, दिख भी रहे थे, भाषण आ रहे थे, उनकी तमाम बातें हो रही थी, अचानक उनको पीछे कर दिया जाता है। एक पॉइंट ये है, उसको आप किस तरह देखते हैं? उनकी पार्टी का फैसला है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आकाश आनंद को अब वापस फिर से सेकंड मैन वाला एक तरीके से उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है ये कि अगर आप ये जीतते नहीं तो ये शायद ना होता, लेकिन आप जीत गए हैं, चंद्रशेखर जीत गए हैं नगीना से, इसलिए आकाश आनंद को अब बीएसपी वापस आना चाहती है ताकि फिर से चंद्रशेखर एक बड़ा फेस ना बने और बीएसपी की जो अपनी लेगेसी है वो चलती रहे। देखो, कौन बड़ा फेस बनेगा कौन छोटा, ये तो जनता तय करेगी, उसका संघर्ष तय करेगा। काशीराम साहब को रोकने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा दिया सब लोग, उनका बहुत मजाक उड़ाए, बहुत अपमानित किया, लेकिन रुके थोड़ा ही वो। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जनता को तय करनी है, समाज को तय करनी है, और मैं तो छोटे भाई हमेशा मंगल कामना ही दे सकता हूँ। और बाकी मीडिया भी सब देख रहा है क्या चल रहा है, मुझसे काहे को झगड़ा कराना चाहते हो? आप खुद ही जानते हो क्या चल रहा है, आप नहीं जानते क्यों किया गया है? क्या 40 दिन में हमारे छोटे भाई परिपक्व हो गए जिनको अपरिपक्व कह के निकाल दिया था आपने, सभी पदों से हटा दिया था? तो आप और मैं सब जानते हैं। मायावती जी से आपकी कई मुलाकात हुई है? मैं तो उनके आशीर्वाद का अभिलाषी हूँ, कब वो मुझे आशीर्वाद दें, वो मिल नहीं रहा है। आप कुछ बातचीत कराओ मेरी किस तरह से। आप मिलना चाहते हैं? बड़ी नेता हमारी, उनका आशीर्वाद मेरे सर पर रहना चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ उनको, और संकल्प करके विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं उनका अधूरा सपना पूरा नहीं करूँगा मैं चैन से नहीं बैठूँगा। वो भी चाहती थी देश में बहुजन राज आए, वो भी चाहती थी कि कमज़ोर वर्गों को सम्मान के जीवन मिले, वो भी चाहती थी बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपने पूरे हों। तो मैं भी वही चाहता हूँ,
तो वो जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने औरों को दिया, एक बार मुझे दें, देखिए मैं कोशिश करके दिखाता हूँ अगले 10 साल में उस आंदोलन को बहुत आगे तक लेके जाता हूँ जहाँ काशीराम साहब सोचते थे। अब आते हैं इंडिया गुट पर, क्योंकि आपकी जीत के पीछे कई लोगों ने कहा कि इंडिया गुट थोड़ा सा आपको मतलब एग्रेसिव नहीं था आपके खिलाफ, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या इंडिया गुट के आपको लगता है इंडिया गुट ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? भविष्य में एग्रेसिव होकर देख लेंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप पूछना किसी इंडिया अलायंस के व्यक्ति से जो उत्तर प्रदेश में जीता है कि क्या वो बिना अम्बेडकर वादियों के वोट के जीते हैं क्या? अगर कोई जीता तो जरा हाथ खड़ा करके बताए, फिर अगली बार जब चुनाव आएगा तब उनसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024, चंद्रशेखर और अखिलेश यादव, इन दोनों की बात कहाँ नहीं बनी? क्या कोई बात हो रही? उन्होंने जवाब दिया है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी कह लीजिए। अब ऐसा ना, मैं तो चाहता था और मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया, कांग्रेस के लोगों से बात की, समाजवादी के लोगों से बात की, और जो है शरद पवार जी से बात की, और जहाँ तक मेरे रिलेशन थे मैंने उन सब से बात की कि भाई मैं इसका हिस्सा रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोकने में हम अपना रोल अदा करें, लेकिन उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया। तो अब ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, मैं उनसे काहे को लड़ूँ? मैंने कहा ना कि वो हमारे परिवार के लोग हैं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। अब मुझे मिले 2-3 बार सदन में मिल गए, ठीक है। तो ऐसे में अब सवाल ये आएगा कि चंद्रशेखर इंडिया गुट के साथ हैं या एनडीए के साथ हैं? मूर्खता वाला सवाल है। सवाल तो है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, लोग अच्छा ऐसा क्या है कि वन मैन शो क्यों नहीं होता हमारे यहाँ कि एक आदमी के नाम पे चुनाव होता जैसे अमेरिका में होता है और फिर वो अपनी कैबिनेट तैयार करता है? हमारे यहाँ तो हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होता है और जनता अपने मन से वोट देती है जिसको बेहतर से बेहतर चाहती है। तो फिर ये कहाँ आ गया कि भाई इधर रहो या उधर रहो? और फिर मैं कह रहा हूँ, नाम राइट है ना लेफ्ट है, हम बहुजन है। मेरी बात पे गौर करो, नाम राइट है नाम लेफ्ट है, हम क्या है? बहुजन। हम पे आइडेंटिटी है। हम अगर सिंगल भी रहेंगे अम्बेडकरवादी तो अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे, अपने मुद्दों के साथ रहेंगे। हमारी पॉलिटिक्स भी वो अपने मुद्दों की पॉलिटिक्स है। और किसने किया हमारा रास्ता आसान? सब लोग हमारे खिलाफ प्रत्याशी लड़ाए। और ये तो छोड़ो, जब हम 2022 में मुख्यमंत्री खिलाफ लड़े और मुख्यमंत्री खिलाफ भी हम लड़ रहे थे और इन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे जानबूझ के जाके वहाँ। उस वक्त भी आपकी बात नहीं बनी थी। मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसलिए इन्होंने कौन से रास्ते आसान किए? इन्होंने तो हमारे रास्ते रोकने के लिए कितने इनिशिएटिव के जोड़ लगाए। बड़े बड़े नेता आए वहाँ, बड़े बड़े भाषण देख गए, ठीक है भाई, स्वागत है। उस वक्त आपने भी कहा था बहुजन विरोधी हैं लोग। आज भी वो स्थिति है। वो पिछली बार उन्होंने आरोप लगा दिया था कि भाई हमने जो है चंद्रशेखर पर किसी का फ़ोन आ गया था। इस बार मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, इस बार आपके पास आ गया किसी का फ़ोन। इस बार आपने कहा कि हम नहीं लेते। आप मानते हैं अखिलेश यादव बहुजन विरोधी हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा अखिलेश जी से कोई झगड़ा ही नहीं है ना। वो भी बहुजन समाज का हिस्सा है। मेहनत करें, समाज में अपनी जगह बनाएं और मजबूत करें। हम भी अपने आज़ाद समाज पार्टी के जरिए लोगों से विश्वास मांगेंगे कि भाई हमें मत दो, हमें मौका दो। मेरा उनसे झगड़ा नहीं, मेरा झगड़ा सत्ता में वो है ही नहीं बेचारे, मैं उनसे क्या झगड़ा करूँ? चलिए बताइए कि आप जीत गए हैं तो शुरुआत, अब कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो ऐसा 3 क्या काम करने वाले हैं आप? एकदम प्लान में आपके क्या है चेकलिस्ट में कि भाई 1, 2, 3 ये काम हमको करना है? चंद्रशेखर को क्या काम करना है अपने लोगों के लिए या नगीना के लिए, जिससे एक मैसेज जाए कि आप नगीना में? सबसे पहले मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने प्राइवेट बिल जो है उसके नोटिस कर दिए हैं कि भाई मैं चाहता हूँ नगीना में एक इंडस्ट्रियल एरिया लगे, वहाँ के लाखों नौजवानों को रोजगार मिले, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सभी बच्चों के लिए हो। दूसरा, एम्स जैसा हॉस्पिटल वहाँ होना चाहिए, इसके लिए भी मैं अब जब मुझे मौका मिलेगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। और तीसरा, मेरे यहाँ बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। हज़ारों लोगों को परेशानी होती है, 1000 लोगों की फसल बह जाती है, तमाम तरह की, और लोगों की जानें जाती हैं। तो बाढ़ पे भी जो है मजबूत जो है बाढ़ की समस्या का हल हो, एक मजबूत उसके लिए कोई हल निकले। और मैं ये चाहता हूँ हमारे यहाँ एक स्पोर्ट कॉलेज बने, हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सिटी बने, बेटियों के लिए अलग से स्कूल बने। और मैं यूपी जो है स्तर पे भी जो है कॉलेजेस, उसके हॉस्पिटल्स के लिए प्रायोरिटी करूँगा नगीना लोकसभा में। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिन पे काम होना है। ये सारे जो आप चीज़ें गिना रहे हैं, इसके लिए आपको केंद्र सरकार की भी ज़रूरत पड़ेगी। सर वो सरकार, हम टैक्स देते हैं ना। हाँ, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसीलिए ये सवाल आ रहा है कि केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। तो कई लोगों ने, क्योंकि हम जब आ रहे थे तो आपसे पहले हमने कई लोगों से डिस्कस किया कि चंद्रशेखर की आइडियोलॉजी क्या है, थोड़ा विचारधारा क्या है। बात बहुजन की हो रही है, अब बीच का रास्ता आपने बताया ना, मैं एनडीए के साथ हूँ, इसीलिए मैंने सवाल किया, जिसको आपने कहा बेवकूफ़ी का सवाल है, वो इसीलिए था कि इंडिया एनडीए के बीच की एक दीवार है, जो आपने बताया कि आप भी एक बहुजन, आपकी आइडेंटिटी है। मुझे सिर्फ ये बताओ, तो जो इंडिया में लोग हैं वो कैसे अपना काम करेंगे? सत्ता तो उनकी भी नहीं है, तो इसका वो भी काम नहीं करा पाएंगे। मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि ये जो गोल गोल गेंद घुमाने का प्रयास किया जा रहा है,
कल भी खूब प्रयास किए गए। तो हम वैचारिक लोग हैं और हमारी आइडेंटिटी जो है ना वो बहुजन है। मैंने आपको बता रहा हूँ, अगर हमारी आइडेंटिटी को आपको और देखना हो तो हम हैं संविधान के सबसे बड़े समर्थक, जो 10 साल से पिछले 10 साल से संविधान को लेकर लोगों को जागरूक करते घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने अभी उठाया 2-3 महीने पहले, ठीक है। उनकी अब संविधान का कवर भी नहीं खोला बेचारों ने, उसके ऊपर जो टेप लगी वो भी नहीं हटाई। और वो हैं जो जमा मस्जिद पे संविधान लेके खड़े थे। आपको पता है नहीं पता है? आप तो थे उस दिन, क्विंट वाले थे जब मैं गिरफ्तार हुआ था, जिसने जब मैंने लाठियाँ खाई थी और मैं 29 दिन तक जेल में रहा था। मैं वही चंद्रशेखर आज़ाद हूँ, जब इस देश के मुसलमानों के लिए कोई बोल भी नहीं रहा था। और जो नेता जिनको वोट दे के 20-20, 25, 50 साल से जो घर में घुस गए थे, जो वो जिसने अपनी पीठ पर 250 लाठियाँ खाई, वो चंद्रशेखर आज़ाद है। वो जिसके नखून खींच लिए गए, वो जिसके दांत तोड़ दिए गए, जिसकी रीढ़ की हड्डी में गैप है, वो चंद्रशेखर आज़ाद हूँ मैं। और मैं पिछले 10 साल से और हमारे साथी भीम आर्मी के संविधान लेके घूम रहे देश में कि संविधान के साथ बीजेपी छेड़खानी कर रही है, वो संविधान कमज़ोर कर रही है। तब किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब चुनाव के समय तक सबको समझ आ गया कि भाई, जब क्योंकि देखो ऐसा होता है, जब अपने ऊपर पड़ती तब एहसास होता है। अब कुछ लोगों के पास अपने ऊपर पड़ी है तो एहसास हुआ कि गलत हो रहा है। चंद्रशेखर नाराज हैं लग रहा है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इन सबसे। ये नया संविधान का पैकेट रैपर नहीं खुला है, ये कटाक्ष किस पे था? मुझे बताओ, ये कटाक्ष किस पे था? मुझे जवाब दो। आप सीनियर जर्नलिस्ट हो गए, मैं भी काफी दिन से देख रहा हूँ। अब सिर्फ 6 महीने पहले आपने किसी के हाथ में संविधान देखा तो उसका नाम बताओ। चलो मैं पूरी छूट देता हूँ आपको, बताओ, चेक कर लो गूगल पे, जितने लेके घूम रहे हो किसी के हाथ में तो मुझे बताओ। और मैं आपको डेट बताता हूँ, नोट करो, 20 दिसंबर। और जमा मस्जिद देखो, संविधान है, बिल्कुल याद है, बिल्कुल। आपको सब पता है ना, मैं किसी को क्यों कटाक्ष करने लगा? अच्छे लोग हैं सब लोग। मैं बधाई देता हूँ नेता विपक्ष बने राहुल गांधी, उनको। मैंने कहा उनसे मेरी लड़ाई नहीं है, लेकिन आप नाराजगी है कहीं ना कहीं। किस बात की नाराजगी? कोई मेरी भैंस सपोर्ट नहीं बेचारों ने आपको सपोर्ट नहीं किया नगीना में। ठीक है, नहीं किया, उनकी इच्छा है भाई, नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लड़ तो रह सकता हूँ कि मैं नहीं किया। ये तो लोकतंत्र में उनका अधिकार है। कि जब हम आपके कुछ चाहने वालों के बीच बैठे थे, में एक बहस चल रही थी, वो ये था कि क्या चंद्रशेखर भी कभी पलटी मारेंगे बाकियों की तरह? क्या चंद्रशेखर भी कभी बीजेपी में जा सकते हैं? किसी ने कहा मैं कहता हूँ नहीं जा सकते डंके की चोट पे। किसी ने कहा कि राजनीति है, कौन कब पलट जाए पता नहीं है, जरूरत पड़ सकती है, कौन किसके साथ चला जाए। इस सवाल पे क्या कहेंगे? आप मेरे लिए किसी और से कभी चर्चा कर रहे हैं यार? आपके चाहने वाले हैं, मुझे से पूछ लो। हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। अब मेरे जो चाहने वाले आपसे कह रहे हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब वो मुझे समझते हैं, और जो कह रहे हैं नहीं जा, वो बेचारे राजनीति को समझते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका भी तुम बताओ क्विंट में कब तक हो? कल आप तक किसी और प्लेटफॉर्म पे हो। तो मैं भविष्य जो है, मैंने आपसे फिर कहा, हम वैचारिक लोग हैं, तो हम नहीं विचार की हमारी बीजेपी से मिलती। हमारा कोई झगड़ा नहीं है उनसे, लेकिन हमारी वैचार की नहीं मिलती उनसे। और जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौते नहीं होते हैं, और जिनसे समझौते होते हैं उनसे संघर्ष नहीं होता। हम पर्दे के पीछे समझौता नहीं करते हैं सर। अगर करना होता तो सामने ही करते हैं। अगर हमें मंत्री पद और इस चीज़ की इच्छा होती तो इस बार भी हम पे बहुत सारे अवसर थे। बहुत सारे लोग जो हैं बने हैं 1-1 सीट वाले मंत्री, 2-2 सीट वाले, तो हम भी चले जाते मंत्री बनने। हमें बनना ही नहीं ऐसा मंत्री। हम तो जनता के दिल में रहना चाहते हैं बस। हम जिन लोगों की आवाज़ है उनकी बात उठाना चाहते हैं, और उनकी निष्पक्ष आवाज बने रहना चाहते हैं, जिस पर कोई दबाव ना हो। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। गोरखपुर से आपने चुनाव लड़ा था 2022 में, चुनाव आप हार गए थे बहुत बुरी तरह, जवान जब्त हुई मेरी। चलिए, एक अच्छा है कि आप खुद से एक मजबूत एक्सेप्ट कर रहे हैं। करना चाहिए भाई, मेरी फील्ड ही नहीं थी भाई। मैंने चुनाव से 10 दिन पहले तय किया, जब मेरा लाइन टूट गया, कि क्या करना है, खाली बैठ के क्या करेंगे। इस बार भी मैंने कुछ ऐसा किया है, तो मैं चला गया गोरखपुर लड़ने के लिए। मेरी फील्ड ही नहीं भाई। गोरखपुर के लोगों ने मुझे ढंग से देखा नहीं, मैंने उस क्षेत्र को नहीं देखा, फिर भी मैंने जाके, मेरे अंदर हिम्मत तो देखो। मुझे MP MLA बनने का शौक थोड़ा ही था। मैंने प्रदेश के सबसे मजबूत नेता के खिलाफ जाकर चुनाव लड़कर एहसास कराया कि हम लड़ना जानते हैं। तो गोरखपुर वाला जो समीकरण था, वो आप कह रहे हैं कि 10 दिन में चुनाव लड़ा, इसलिए लोग आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं पाए। और नया चुनाव निशान, और यहाँ जो चुनाव लड़ा आपने नगीना में, इस दोनों के में फर्क क्या दिखता है? 1.5 साल मेहनत की यहाँ, और 600 से ज्यादा गाँव में मैं अकेला गया, और हमारी यूनिट ने एक गाँव कवर किया, हमारी बात को लेके गए, और लोगों से कहा कि भाई, जो आदमी जिसके ऊपर 4 गोली चली गई, जिसकी जान का भरोसा नहीं, वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, आप उसको मौका दो। तो तमाम लोगों ने कहा कि भाई, बड़ी बड़ी पार्टियां, नेताओं ने कहा, मीडिया के लोगों ने कहा, बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, अलायंस है समाजवादी और कांग्रेस का और अन्य पार्टियों का, इतने बड़े बड़े नेता, और BSP है और सब भाजपा है, तो कैसे जीतेंगे? तो वहाँ की महान जनता ने कहा कि हमारा बेटा हम जिता के भेजेंगे। और आवाज़ में भले ही नगीना ने दी हो मुझे, लेकिन देश में अगर कहीं भी किसी कमजोर पर जुल्म होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद उनकी लड़ाई लड़ेगा, घर में नहीं बैठेगा। चलिए, तो हम ये तो एक सीढ़ी है सर।
सीढ़ी का एक डंडा है ये भी, अभी बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी है आजाद समाज पार्टी को। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ऊंचाइयों को छुए।